नीतीश जी 4 बार चुनाव लड़े हैं, तो अपने सारे प्रॉमिस को पूरा करके ही वोट मांगने जाते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस टाइप से डंके की चोट पर बोलेगा। मतलब कि सम्राट चौधरी आपकी नजर में कुछ नहीं, वो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। अरे भाई, तुम्हारे नेता तो कहते हैं कि भाई आपके माता पिता भी तो 15 साल थे, तो क्या ही नहीं सब कुछ कर दिया। 6 बजे शाम के बाद माँ बाप का फोन आने लगता था कि शाम हो गया, 6 बजे के बाद बाहर मत निकलो। नमस्कार, मैं हूं निपुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप भी जान रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब अभी देख रहे होंगे कि हर जगह एक चीज गाया जा रहा है। गाया इसलिए जा रहा है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि दिए कुछ नहीं और गाना गा रहे हैं दिन भर। सम्राट चौधरी कहते हैं कि इतना नौकरी थोड़ी, अभी तो और बाकी है। नीतीश कुमार बोलते हैं कुछ, सरकार में बैठे हुए लोग बोलते हैं कुछ, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे बहन हैं, वो सोचते हैं कुछ। तो ऐसे ही में हमारे साथ मनीष जी मौजूद है, मुख्य प्रवक्ता हैं युवा जेडीयू के। वे बाकी से पूछ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सरकार से लोग नाराज है बहुत। नौकरी तो आप लोग कर रहे हैं कि हमने ये दिया है, हमने वो दिया है, लेकिन गर्दनी में धरना चल देखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपने क्या दिया। सबसे पहले आपके वॉइस सबको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन सब मुद्दों पर बोलने का मौका दिया है। तो अभी आपने रोजगार की बात की कि रोजगार सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और अपने गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन की बात की। तो सबसे पहली बात है, गर्दनी बाग जो धरना स्थल है वो एक संवैधानिक नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी मांग को लेकर सरकार से अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए वहां धरना दे सकता है। तो वो लोग दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन ये आपको देखना होगा कि पूरे देश में सारे राज्यों को अगर आप देखा जाए और उसकी तुलना बिहार से की जाए, तो बिहार में मुख्यमंत्री ने इस पंचवर्षीय में 20 से 25 का जो पंचवर्षीय रहा, इसमें लगभग वो 7 से 8 लाख सरकारी नौकरी अभी तक वो दे चुके हैं। और बजट के भाषण में भी उसने 50 लाख सरकारी नौकरी प्लस रोजगार की बात की चर्चा उसने की है कि मैं चुनाव में जाने से पहले इन सारे मुद्दों को खत्म करके जाऊंगा चुनाव में, उसके बाद ही वोट मांगूंगा, ठीक है। और नहीं पूरा होगा तो नहीं वोट मांगेंगे। नीतीश जी 4 बार चुनाव लड़े हैं, तो अपने सारे प्रॉमिस को पूरा करके ही वोट मांगने जाते हैं। और वो बार बार कहते हैं हर चुनाव में डंके की चोट पे कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, काम नहीं किया है तो वोट मत दो। और पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस टाइप से डंके की चोट पर बोलेगा। लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं काम किया हूं तो मुझे वोट दो। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम ट्रेंड पे लाए हैं, पहले नौकरी और रोजगार की बात नहीं होती थी। तेजस्वी जी थे क्या? सबसे पहली बात, तेजस्वी जी कैबिनेट मंत्री बतौर थे। डिप्टी सीएम का तो कोई संवैधानिक पद होता नहीं है, आप भी जान रहे हैं। नहीं होता, मतलब कि सम्राट चौधरी आपकी नजर में कुछ नहीं। देखिए, एक विजय सिन्हा आपकी नजर में कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। उप मुख्यमंत्री एक मौखिक रूप से संबोधित किया जाता है कि ठीक है आप माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। लेकिन आपने अभी तेजस्वी जी की बात की, तो तेजस्वी जी ना तो चीफ मिनिस्टर थे, तेजस्वी जी ना तो कुछ वैसे अपने विभाग में जो भी स्वास्थ्य में थे या जो भी उनका विभाग था, उस विभाग में जो भी वो कार्यक्रम कर रहे थे नहीं कर रहे थे, वो तो सब आप लोग के सामने है, उसका तो जजमेंट जनता करेगी, आप लोग कीजिएगा। लेकिन नेतृत्व कर्ता केंद्र में अगर होता है तो पीएम होता है, राज्य में सीएम होता है और जिला में डीएम होता है, ठीक है। इनके नेतृत्व में ही सारे कार्यक्रम चलते हैं। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम पूरे बिहार में जो भी सर्वांगीण विकास की बात हुई, रोजगार की बात हुई, कि 7 निश्चय की बात हुई, जो भी हुई, सारा कुछ जो आज दिख रहा है ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अब गठबंधन में मान लिया कि लोग आते हैं जाते हैं, ये तो मान लिया कि सरकार बनाने की प्रक्रिया है। जब बोलते थे रोजगार के बारे में तो आपके नेता कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा। तो अब आप लोग जो दिए हैं, जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो आप लोग कहाँ से लाए? तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है, उनका तो काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। पहले भी विपक्ष में थे, आज भी हैं, और यही अगर था तो उनके माता पिता भी 15 साल तक रहे, तो फिर उस टाइम में नीतीश जी जो बोल देते थे कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप कहाँ से लाएगा। देखिए, पैसे कोई अपने पिताजी, ये सबसे पहले शब्दावली तो उनको ठीक करना चाहिए। शब्दावली कोई भी, अगर चाहे तेजस्वी जी हो कि कोई भी राजनेता हो या जो भी है, तो सबसे बड़ी बात है कि पैसे तो बिहार का ही लगता है, देश का ही पैसा लगता है, वो जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का पैसा है। उस पैसे का इस्तेमाल जनता के विकास के लिए, जनता के रोजगार के लिए, जनता के का जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए उपयोग सरकार करती है। तो
ये रोजगार वाली जहां तक बात है, ये नीतीश जी के 7 निश्चय में आप जब पिछला वीडियो देखिएगा, जब वो चुनाव में 2020 में गए थे, तो ये रोजगार का मुद्दा नीतीश जी के 7 निश्चय में बजाबता ले लिया गया था। ठीक है, अब बोलने के लिए कोई ताली बजाए कि मैं आया, मैं 17 महीने में ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, तुम्हारे नेता तो कहते हैं कि भाई आपके माता पिता भी तो 15 साल थे, तो क्या नहीं सब कुछ कर दिए। आज ही सब कुछ करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। आपकी सरकार आने के साथ पूरे बिहार का माहौल क्यों गड़बड़ा जाता है? आपका नाम सुनने के साथ ही जो ये बात बोल रहे हैं तेजस्वी जी, इनकी सरकार सिर्फ आने की चर्चाएं सिर्फ होती है, सिर्फ नाम सुनकर पूरे बिहार का गांव स्तर तक, ग्रामीण स्तर तक माहौल क्यों बिगड़ जाता है? आपके नेता बोले कि पहले महिला निकलती थी, तो आपके घर की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें, वो नहीं निकलती? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैंने खुद देखा है 2005 में, आज से अगर देख लीजिए 15 साल पहले, तो मेरी उम्र 15, 17, 18 साल होगी, तो उस टाइम माता जी नहीं निकलती थी ना आपकी, नहीं घर से निकलती? मैं माता जी, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार की जो भी महिलाएं, पुरुष या जो भी हो, महिला तो छोड़िए, पुरुष 6 बजे शाम के बाद माँ बाप का फोन आने लगता था कि शाम हो गया, 6 बजे के बाद बाहर मत निकलो, घर पहुंच जाओ। और ये सच्चाई था, विधि व्यवस्था ध्वस्त था, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली बात नहीं थी। दिन में गाड़ियां छीन ली जाती थी, दिन में गाड़ियां छीन ली जाती थी, दिन में लड़कियां को उठा लिया जाता था, दिन में बहुत सारे रेप कांड हो जाते, थाना में केस दर्ज नहीं होता था। थाना वाले तो आराम कर रहे होंगे ना कि अभी तो कोई केस नहीं हो रहा, अभी तो कुछ नहीं। विधि व्यवस्था तो वो तो दिख रहा है ना कि हर कोई अपने कार्यक्रम को लेकर दिन ही नहीं रात्रि में भी घूमते हैं, फिरते हैं, अच्छे खासे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई माय का लाल नहीं है जो किसी पे बुरी नजर डाल सके। बिल्कुल, चलिए ये तो हो गया कि चलिए आप नीतीश जी के पार्टी से हैं, तो बिल्कुल ये सब आप कहेंगे, लेकिन अब बोलिए ना, इस पर अभ्यर्थियों का साथ दीजिएगा। री एग्जाम वाला चीज जो है वो गलत की सही, एकदम सटीक बोलिएगा आप, एकदम जहां से री एग्जाम वाली बात है, इसमें ठीक है, बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं वो बिहार के ही हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि पूरा बिहार हमारा परिवार है, और वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कभी अन्याय करना नहीं चाहेंगे। उनकी नज़र हर जगह टिकी हुई है, लेकिन मामला अभी प्रेजेंट में न्यायपालिका में चला गया है, तो इस पर कोई भी कमेंट करना बेकार होगा। न्यायपालिका का क्या आदेश होता है, क्या हित में होगा अभ्यर्थियों के, वो चाहते हैं ना कि आप नहीं चाहते? अगर उनका क्या होता है वो तो गंभीरता पूर्वक न्यायपालिका बिंदुवार सब कुछ देख ही रही है, तो इस पे हम लोग को बोलना। चलिए, तो एक और चीज है, जहां गर्दनी बाग में बीपीएससी के अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, वहीं पे टीआरई 3 के अभ्यर्थी बैठे हुए, शिक्षक अभ्यर्थी, उनका कहना है कि एक ही आदमी को 3-4 जगह आप लोग जो नौकरी दे देते हैं, मल्टीपल रिजल्ट, वो एक ही को देते, ये तो बस हो गया कि एक आदमी को आप 4 जगह गिन लिए और नौकरी में बोल दी कि हाँ। देखिए, एक ही अभ्यर्थी अगर 4 जगह फॉर्म भरा है, कोई 1 to 5 भरा है, 6 to 8 भरा है, 9, 10 भरा है, 10+2 भरा है, ठीक है, अगर उसमें प्रतिभा है, उनकी रिजल्ट 4 जगह हो गई है, और वो ज्वाइनिंग किसी एक जगह करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका 3 जगह खाली वो रिक्ति जा रहा है, तो अपनी प्रतिभा को देखते हुए वो उच्च शिक्षा वाले में वो ज्वाइन करेंगे, तो उससे नीचे वाले जो कोर्स हैं उसके शिक्षक का पद जो है उनका रिक्त रह जाएगा। तो उस रिक्त के लिए तो बार बार विभाग भी, आयोग भी कही रही है कि पहले काउंसलिंग हो जाने दीजिए, काउंसलिंग होने के बाद फिर क्या स्थिति बनती है। तो जैसे टीआरई 1 में भी सेकंड लिस्ट की बात हुई थी, टीआरई 2 में भी हुई थी, तो उस रिक्ति के आधार पर फिर विभाग भी सोचेगी और आयोग भी सोचेगा, और फिर उसका उल्लू नहीं ना बना रहे हैं आप लोग। अरे इतना हर गांव में इतना हर परिवार में 2-2, 3-3 सरकारी नौकरियां हो गई, ये उल्लू बनाया जा रहा है। नौकरी दे तो देते हैं, बाहरी को दे देते हैं, फिर गाली सुनते हैं। देखिए, बाहरी भी तो हमारे देश का ही ना अंग है जी। कोई नई गाली सुने ना, गाली शिक्षिका जो थी वो गाली दी। देखिए, जहां तक वो शिक्षिका की बात थी, बात है वेस्ट बंगाल वाला जो आप मैटर कर रहे हैं, उस महिला को शिक्षक बनने वो योग्य नहीं है। वो जहां से आई है, जिस स्टेट से आई है, अगर उसको लगता है कि वो केवीएस में कैसे गई नहीं गई पता नहीं है, लेकिन अगर उसका मूल्यांकन और अपने बीपीएससी से बहाल एक शिक्षिका से कर लें तो शायद उसको अपने औकात की पता चल जाएगी। सबसे पहली बात है, शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को अपने शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। आप गुरु हैं, आप अच्छे से वार्तालाप करेंगे तो आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी एक समाज में जाके मुख्यधारा से एक अच्छी खासी जिंदगी जीने का काम करेंगे। उस महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो पागल या वो सन की नजर आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए तो मान लिया कि जो भी स्टेट हो या जो भी विभागीय केवीएस के जो डायरेक्टर है जो भी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई। झंडा गाड़ेगा कि नहीं, ये मार्च बहुत बड़ा महीना होने वाला है, क्योंकि अभी जानते हैं हम क्या बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय चुनाव। और विश्वविद्यालय चुनाव में सब चीज तय हो जाता है कि 2025 में क्या होगा। 2025 चुनाव है और विश्वविद्यालय में जो भी प्रेसिडेंट बने वो भैया झंडा तो देखिए, पिछले बार भी चुनाव में हम लोग गए थे तो 5 सीट में 1 सीट लूज कर गया था भूलवश, कुछ कारणवश हम लोग के ही के ये से कुछ ना कुछ कहीं गलतियां रह गई, जिसके कारण 1 सीट लूज हो गया, जिसका एक कहिए तो मन में कहीं ना कहीं खनक और तकलीफ था हम लोगों को। इस बार 4 ही नहीं, हम लोगों का टारगेट ये है कि हाँ, जब 4 सीट पिछली बार जीते थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम लोग सारे जीते हुए कैंडिडेट काउंसलर और जो भी सेंट्रल पैनल सारे को लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे उनके आवास पे।
और आवाज से मिलने गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समूह को बधाई दिया और इमीडिएटली वाइस चांसलर को बोला कि वाइस चांसलर जो अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग के भी अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर वाइस चांसलर थे, और उनको बुलाकर जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित हम लोगों ने चुनाव के क्रम में, कैंपेनिंग के क्रम में जो प्रॉमिस किया था, उस सारे प्रॉमिस को हम लोगों ने रखा और इमीडिएटली उसने 24 घंटे के अंदर उन सारे समस्याओं का निदान करते हुए पैसे रिलीज कर दिया, जो कि विश्वविद्यालय में काम जारी हो गया, लगभग काम हो चुका है। मैं पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से फिर अपील करूंगा कि नीतीश कुमार जी की सरकार आपके साथ है। आप हमेशा उनको अपने सपोर्ट से, अपने मत से उनको मजबूत करने का काम कीजिए। पिछले बार जैसे पटना विश्वविद्यालय की सारी समस्याओं का निदान कर दिया गया था, अगर इस बार भी आप हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, छात्र जनता दल यूथ के द्वारा जो कैंडिडेट दिए जाएंगे, उन कैंडिडेट को अगर आप अपना आशीर्वाद देकर 5 सेंट्रल पैनल जिताकर भेजते हैं, तो जो शेष बची खुची आप लोगों की जो भी समस्याएं होगी, उस सारी समस्याओं का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवा दिया जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। बिल्कुल, देखिए मनीष जी तो कह रहे हैं, लेकिन जब भी हम पटना विश्वविद्यालय जाएंगे ना, देखेंगे जरूर कि लोग जो वादा किए थे वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी रोजगार, नौकरी, ये सब चीजों पे क्या आंसर दिया मनीष जी ने, वो आपने सुनिया, मुख्य प्रवक्ता है। तो बस क्या कुछ कहना था इनका वो आपने सुनिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।